हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो RS कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, क्रिस्टल जालक का मतलब है अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था। कहने का मतलब जब अवयवी कण त्रिविमा में एक दूसरे से जुड़ेंगे ना, तब क्रिस्टल जालक बनेगा। त्रिविमा का मतलब अवयवी कण एक दूसरे से एस से जुड़ेंगे, ठीक है ना। अवयवी कण एक दूसरे से एस से जुड़ेंगे, है ना। अक्स वाई और अवयवी कण एक दूसरे से एस से जुड़ेंगे जेड। तो त्रिविमा में जब अवयवी कण जुड़ेंगे ना, तब क्रिस्टल जालक बनेगा। जैसे मान लो ये अपना क्रिस्टल है, ठीक है, अवयवी कणों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें अवयवी कण देखो एक दूसरे से एस से जुड़े हुए हैं, इसमें अवयवी कण एक दूसरे से एस से जुड़े हुए हैं, इसमें अवयवी कण एक दूसरे से एस से जुड़े हुए हैं। तो त्रिविमा में जुड़े हुए हैं ना, तो जब अवयवी कण त्रिविमा में जुड़े हैं तभी तो ये बना है। तो आ गई बात समझ में कि अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो बच्चों, क्रिस्टल जालक का एक भाग आपको बना करके दिखाऊंगा, लेकिन एकक कोष्ठिका बताने के बाद, ताकि क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका दोनों आप कन्फर्मली समझ जाओ, ठीक है ना। अब बच्चों, क्रिस्टल जालक के कुछ एक अभिलक्षण है, तो वो क्या है देखो, कि क्रिस्टल जालक का जो प्रत्येक बिंदु होता है वो जालक बिंदु कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं क्रिस्टल जालक बना करके दिखाऊंगा ना, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब बताओ क्रिस्टल जालक किससे मिलकर के बना हुआ है? अवयवी कणों से। तो हर एक बिंदु पर एक अवयवी कण होगा। कैसे होगा, अभी हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। और प्रत्येक जालक बिंदु एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक जालक बिंदु एक अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। अब बच्चों, ये अवयवी कण आपस में जुड़ेंगे तो क्रिस्टल बनेगा ना। ऐसे ही आप बता रहे हो कि बिंदु है वो अवयवी कण है, तो इन बिंदुओं को मिलाने पर क्रिस्टल बन जाएगा। बिंदुओं को मिलाने का मतलब अवयवी कणों को मिलाना, ठीक है ना। तो जालक बिंदुओं को मिलाने पर पूरा क्रिस्टल बनता है, संपूर्ण क्रिस्टल बनता है। आगे बात समझ में। अब देखो, हम बात करते हैं एकक कोष्ठिका की। एकक कोष्ठिका क्या होती है देखो। तो बच्चों, एकक कोष्ठिका में अवयवी कण रहेंगे, ठीक है ना। आपको पता है कि अवयवी कण एक दूसरे से जुड़ेंगे ना, तब क्रिस्टल का निर्माण होगा। अब ये अवयवी कण रहते किस में हैं? एकक कोष्ठिकाओं में रहते हैं। तो अब आप ये भी बोल सकते हो कि एकक कोष्ठिकाएं आपस में जुड़ेगी तो क्रिस्टल का निर्माण होगा, ये बात बोल सकते हो। तो बच्चों, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका में आप कंफ्यूज मत हो जाना। दोबारा सुनो कि अवयवी कण आपस में जुड़ेंगे, क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। और ये अवयवी कण किस में रहते हैं? एकक कोष्ठिका में। और एकक कोष्ठिका काल्पनिक है, ध्यान रखना। रियल में कौन होते हैं? अवयवी कण होते हैं, ठीक है ना। कि अवयवी कणों के मिलने से क्रिस्टल जालक बनता है। अब ये अवयवी कण रहते हैं एकक कोष्ठिकाओं में, तो एक्चुअल में आपको मिलाना किसको है? एकक कोष्ठिकाओं को मिलाना है। कि क्रिस्टल जालक का छोटे से छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से, कहने का मतलब जिसके आपस में जुड़ने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। आगे बात समझ में।
तो कहने का मतलब अवयवी कण ही जुड़ेंगे, लेकिन वो अवयवी कण रहते किसमें, एकक कोष्ठिका में। तो अब एकक कोष्ठिका को आपस में जोड़ दो, तो आप सिंपल लिख सकते हो कि क्रिस्टल जालक का लघुत्तम भाग जिसकी त्रिविमीय पुनरावृत्ति से, मतलब त्रिविमा में आपस में जोड़ना है आपको, त्रिविमीय पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। एकक कोष्ठिका कहते हैं उसे, एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब बच्चों हम क्रिस्टल जालक बनाते हैं जिससे ये सारे पॉइंट और एकक कोष्ठिका सभी क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों क्रिस्टल जालक में आपको एक घन बनाना है, तो घन कैसे बनाते हैं देखो, ध्यान से समझना। लेकिन इसको आपको क्रिस्टल जालक में एक घन बनाना है। तो बच्चों ये घन बन गया, ठीक है ना। अब देखो आगे कैसे चेंज करना है इसमें, तो ध्यान से समझना, वरना बहुत ज्यादा लाइनें हो जाएगी इसके अंदर तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको इसको और इसको, इस लाइन को मिलाना आपस में, तो इनको सेंटर को पकड़ो और आपस में ऐसे मिला दो, इसको और इसको मिला दो, मिला दिया ना, इसको और इसको मिला दो, ठीक है, इसको और इसको मिला दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाली लाइन और इसको मिला दो, देखो मिला दिया, बीच दोनों की बीच बीच वाली लाइन को मिला दो, मिला दिया, नीचे नीचे वाली लाइन को मिला दो, मिला दिया ना। अब इनको आपस में ऐसे मिला दो, ठीक है। अब देखो आपको यहां पर इस लाइन को और इस लाइन को मिलाना है, ठीक है, इस दोनों की बीच बीच वाली लाइन को मिलाना है, ठीक है, और इसको मिलाना है। आप ध्यान से समझते जाओ, पूरा कंफर्म क्लियर हो जाएगा, बस आप ध्यान रखना थोड़ा, आ गई बात समझ में। तो बच्चों ये क्रिस्टल जालक है। अब इनसे एकक कोष्ठिकाओं को अलग करते हैं। तो पहले जितने भी आपको कोने दिख रहे हैं ना, वहां पर आप अवयवी कण को रख दो, ठीक है ना। तो जितने भी कोने दिख रहे हैं, तो देखो ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है, ठीक है ना, ये कोना है और ये कोना है। नीचे देख लो, ये कोना है, यहां पर ये कोना है, यहां पर और यहां पर रख दिए अवयवी कण। अब देखो यहां पर बीच में अवयवी कण, ठीक है, सभी जगह अवयवी कण रख दो, ये लो, क्योंकि सभी एकक कोष्ठिकाएं ही बनेगी, ठीक है ना। अब यहां पर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, ठीक है। अब एक एकक कोष्ठिका को मैं अलग दिखा दूंगा, देखना। तो यहां पर अवयवी कण होगा, यहां पर अवयवी कण होगा और यहां पर अवयवी कण होगा, यहां पर अवयवी कण, यहां पर अवयवी कण और यहां पर अवयवी कण। तो अवयवी कण एक दूसरे से जुड़े हुए ना। अब देखो एक एकक कोष्ठिका को मैं अलग कर रहा हूं, तो ध्यान देना जरा, और वो अलग कर रहे हैं हम ग्रीन से। तो देखो पहले तो थोड़ा सा एकक कोष्ठिका को मैं डार्क कर रहा हूं, देखो एक को ऐसे, ध्यान से समझना, सब कुछ समझ में आएगा। तो बच्चों अब देखो जो आपको डार्क दिख रहा है वो एक घन है, ठीक है ना। देखो ऐसे, ये लो, जो डार्क किया हुआ है उसको हम थोड़ा और अलग दिखा देते हैं। जो डार्क किया गया है,
तो बच्चों अब देखो, जो डार्क किया गया ना वो एक घन है, यानी कि वो एक एकक कोष्ठिका है। अब बच्चों देखो क्या आपस में जुड़ रहे हैं, अवयवी कण आपस में जुड़ रहे हैं ना, इसका मतलब क्रिस्टल बन रहा है। ध्यान से समझना, अवयवी कण आपस में जुड़ करके क्या बना रहे हैं, क्रिस्टल। और क्रिस्टल में जो छोटे से छोटा पार्ट है वो एक घन है, छोटा घन है। क्रिस्टल का छोटे से छोटा भाग क्या है, एक छोटा घन है, उसको हम एकक कोष्ठिका बोलते हैं। तो देखो अब अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक बोलते हैं, कि अवयवी कण आपस में एक दूसरे से, देखो ऐसे भी है, ये ऐसे भी है और पीछे की ओर है, यानी कि त्रिविम में अवयवी कण आपस में जुड़े हैं, तो ये क्रिस्टल जालक बन गया। अब देखो क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु, तो बिंदु का मतलब जहां पर हमने ये पॉइंट बना रखे हैं ना, अवयवी कण रख रखे हैं, इनको हम जालक बिंदु बोलते हैं। हर एक जालक बिंदु अवयवी कण के बारे में बताता है और इनको मिलाने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो जालक बिंदुओं को हमने एक दूसरे से जोड़ा है ना, देखो यहां पर अवयवी कण नहीं बनाए, देखो यहां पर। ठीक है बच्चों, अब देखो एकक कोष्ठिका, अब ये अवयवी कण किसके अंदर है, एकक कोष्ठिका के अंदर है ना। तो एकक कोष्ठिका देखो, आपको ये घन ऐसा का ऐसा दिख रहा है ना, इसके पीछे देखो ये वाला घन, इसके साइड में ये घन, इसके साइड में पीछे ये घन, ऐसे ही चार घन नीचे की ओर है। कहने का मतलब आपस में जुड़ा कौन, ये एकक कोष्ठिका ही तो आपस में जुड़ी ना। तो आप बोल सकते हो कि एकक कोष्ठिकाओं की त्रिविमीय पुनरावृत्ति से, क्योंकि ये ऐसे जुड़ेंगी, ऐसे जुड़ेंगी, ऐसे जुड़ेंगी, एकक कोष्ठिकाओं की त्रिविमीय पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम एकक कोष्ठिका कहते हैं, है ना। कि क्रिस्टल का छोटे से छोटा भाग, तो छोटे से छोटा घन दिखा दिया मैंने आपको, तो क्रिस्टल जालक का छोटे से छोटा भाग जिसकी त्रिविमीय पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। बच्चों आ गई बात समझ में, तो अब आप इनके बारे में लिख लो। तो बच्चों अब हम एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो एकक कोष्ठिका के पैरामीटर पढ़ते हैं पहले, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। अब देखो पैरामीटर का मतलब क्या है, देखो पैरामीटर वो होते हैं जो किसी तंत्र को परिभाषित करते हैं, ठीक है ना। किसी तंत्र की परिभाषा के लिए उसके पैरामीटर की आवश्यकता होती है। तो इसको आप एग्जांपल से समझो, मान लो कोई आदमी खो गया है, तो उसको ढूंढने के लिए क्या किया जाएगा, यही तो बोला जाएगा ना कि उस आदमी की हाइट इतनी है, ठीक है, उसका रंग ऐसा है, काला है, गोरा है, गेहुआ है, हाइट इतनी है। तो उसको कैसे परिभाषित किया बताओ, एक तो हाइट से, ऊंचाई से, और एक रंग से। तो उसके पैरामीटर क्या हो गए, ऊंचाई और रंग। ऐसे ही पैरामीटर का मतलब जिससे किसी तंत्र को परिभाषित किया जा सके। तो बच्चों एकक कोष्ठिका का मतलब घन, तो एकक कोष्ठिका के पैरामीटर होते हैं 6। 3 तो भुजाएं यानी कि अक्षीय दूरियां, और 3 होते हैं कोण, अल्फा बीटा गामा। तो एकक कोष्ठिका के पैरामीटर 3 तो है भुजा ए बी सी, और 3 है कोण अल्फा बीटा और गामा। तो बच्चों ए और बी जो भुजा होगी ना, उसके बीच में गामा कोण होगा, है ना। ऐसे समझ लो ना कि ए बी के बीच सी, और यहां पर सी कौन है, गामा है। बी और सी के बीच में ए यानी कि अल्फा, ए और सी के बीच में बी यानी कि बीटा। तो एकक कोष्ठिका को हम 3 भुजाओं द्वारा और 3 पैरामीटरों द्वारा परिभाषित करेंगे। इनके आधार पर हम बताएंगे कि ये एकक कोष्ठिका ये है, ये एकक कोष्ठिका दूसरी है। किनके आधार पर, इनके आधार पर। तो पैरामीटर का मतलब तो समझ गए ना आप, कि जिनकी सहायता से हम किसी तंत्र को परिभाषित कर सके। ठीक है बच्चों, तो देखो इनके बारे में देखते हैं। तो एकक कोष्ठिका बनाते हैं, तो एकक कोष्ठिका का मतलब आपको एक घन बनाना है, ठीक है ना। तो ये लो, ये घन हो गया अपना, हो गया ना। अब इसमें आपको 3 भुजाएं लेनी है, ठीक है, 3 अक्ष लेनी है। तो ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, और ये मान लो सी है। कि ए तो ये है, बी ये, और सी ये। ए और बी के जो बीच का एंगल होगा वो कौन सा होगा, गामा। बी और सी के बीच का एंगल होगा वो क्या होगा, अल्फा। और ए और सी के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, बीटा। तो इनके आधार पर हम एकक कोष्ठिकाओं को अलग अलग करेंगे,
ठीक है बच्चों, अब देखो एकक कोष्ठिका के प्रकार पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो बच्चों अब एकक कोष्ठिका के प्रकार पढ़ते हैं। तो एकक कोष्ठिका दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। एकक कोष्ठिका दो प्रकार की होती है, एक तो सामान्य या फिर आद्य एकक कोष्ठिका, सामान्य या फिर आद्य एकक कोष्ठिका। तो सामान्य एकक कोष्ठिका वो होती है जिसमें अवयवी कण केवल कॉर्नर पर होते हैं। तो बनाओ देखो, तो आपको एक घन बनाना है, एकक कोष्ठिका मतलब घन हो गया ना। तो ये हमने घन बना लिया। तो इसके टोटल कोने कितने हैं देखो, 8 है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं, तो कोनों पर अवयवी कण बना दो आप। बना दिए। अवयवी कण केवल कहां है, कोनों पर है। आ गई बात समझ में। अब देखो इसमें कुल कितने अवयवी कण होते हैं, कुल अवयवी कण तो बताओ कितने होंगे। आप बोलोगे कि सर 8। तो बच्चों 8 अवयवी कण नहीं होते हैं, इसमें कुल अवयवी कण एक ही होता है। अब वो कैसे होता है, तो अभी हमने जो डायग्राम देखा था ना, तो उसको आप गौर से देखो कि एकक कोष्ठिका का जो कोना है ना, वो 8 एकक कोष्ठिकाओं में डिवाइड होता है। मतलब 7 एकक कोष्ठिकाएं और लगती है। कैसे देखो, इससे समझो। मान लो ये हमारे पास एकक कोष्ठिका है, ठीक है ना। अब मान लो इसका ये कोना है, ठीक है। अब मैं ऐसा का ऐसा डब्बा यहां पर रखूंगा तो उसका भी कोना आएगा। ऐसा का ऐसा डब्बा मैं यहां वाले के आगे रखूंगा, उसका भी कोना आएगा। ऐसा का ऐसा डब्बा मैं यहां पर इसके आगे रखूंगा, उसका भी कोना आएगा। तो 4 तो हो गए ना टोटल। देखो 1 2 3 4। अब ऐसे के ऐसे 4 ऊपर रख दो, इसके ऊपर रख दो, इस वाले के ऊपर रख दो, इस वाले के ऊपर रख दो और इसके ऊपर रख दो। तो टोटल कितने हो गए, 8। और 8 के कोने लग रहे हैं ना। तो यहां पर जो अवयवी कण होगा ना, वो 8 एकक कोष्ठिकाओं में विभाजित होता है। यानी कि कोने पर जो अवयवी कण होता है वो 8 एकक कोष्ठिकाओं में विभाजित होता है। यानी कि जो कोने पर अवयवी कण होता है उसका एक एकक कोष्ठिका के हिस्से में कितना भाग आता है, 1/8। क्योंकि टोटल 8 में विभाजित हो रहा है, तो एक एकक कोष्ठिका में हिस्सा में 1/8 ही आएगा ना। और टोटल कितने कोने हैं, 8 है ना। तो अवयवी कण कितने हुए, 1। यानी कि हर एक कोने पर 1/8 पार्ट होता है ना। हर एक कोने पर 1/8 अवयवी कण होता है। तो टोटल कोने कितने हैं, 8 है। तो कुल अवयवी कण कितने हुए, 1। तो बच्चों आप सामान्य या आद्य एकक कोष्ठिका समझ गए होंगे। अब बच्चों दूसरी एकक कोष्ठिका है केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो बच्चों केंद्रित एकक कोष्ठिका का मतलब यह है कि अवयवी कण कोनों पर तो होंगे ही होंगे, कोनों के अतिरिक्त और कहीं पर भी होंगे, उसे हम केंद्रित एकक कोष्ठिका बोलते हैं। कि जिनमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के अन्य भागों पर भी होते हैं। कोनों पर होंगे लेकिन कोनों के अलावा और कहीं पर भी होंगे, तो उसे हम केंद्रित एकक कोष्ठिका बोलते हैं। और बच्चों केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक तो होती है BCC। बी का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना। बॉडी का मतलब देखो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, है ना। क्यूबिक का मतलब घनीय, सेंटर्ड का मतलब केंद्रित और बॉडी का मतलब अंतः, ठीक है ना। तो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, ये लोग घनीय नाम वो लगा देते हैं, घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक है ना। तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलो सभी प्रकार लिख देते हैं। एक होती है FCC। तो FCC का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि फेस का मतलब हो गया फलक, तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक है बच्चों। अब देखो एक होती है ECC। ECC का मतलब एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि एंड का मतलब अंतीय
केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अब इनके बारे में आप ध्यान से समझना बच्चों। तो देखो बीसीसी का मतलब अवयवीकरण कोनों पर तो होगा ही होगा, एक एकक कोष्ठिका के बीचों बीच होगा। तो एकक कोष्ठिका बनाते हैं, देखो तो अवयवीकरण कोनों पर तो होगा ही होगा, कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के बीचों बीच होगा। तो मान लो बीचों बीच अवयवीकरण हम अलग से करते हैं, तो ये मान लो एकक कोष्ठिका के बीचों बीच अवयवीकरण है, ठीक है ना। ये अवयवीकरण एकक कोष्ठिका के बीचों बीच है, तो कोना एक ये रह गया ना, ठीक है। तो ये जो अवयवीकरण है वो एकक कोष्ठिका के बीचों बीच है। ऐसे इनको सबको आप मिला भी सकते हो, ठीक है बच्चों, कि ये जो अवयवीकरण है वो बीचों बीच है। तो अब बताओ कुल अवयवीकरण कितने हुए। तो कोनों पर आपको पता है कि एक अवयवीकरण होता है, और जो अवयवीकरण एकक कोष्ठिका के बीचों बीच है ना, तो वो तो पूरा का पूरा उसके अंदर ही है। तो कुल अवयवीकरण कितने हुए, एक तो कोने पर और एक बीचों बीच, यानी कि कुल अवयवीकरण हुए 2। अब बच्चों देखो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। तो देखो अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र में होते हैं। तो देखो फलक कितनी होती है, देखो ये मान लो एकक कोष्ठिका है, तो फलक कितनी है, देखो 1 2 3 4, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो टोटल फलक कितनी होती है, 6 होती है। तो अवयवीकरण कोनों पर तो होंगे ही होंगे, प्रत्येक फलक के केंद्र में। तो देखो एफसीसी बनाते हैं आप, ध्यान से समझना। तो इसमें अवयवीकरण कोनों पर तो होंगे ही होंगे, और प्रत्येक फलक के केंद्र में, ठीक है ना। तो मान लो इस ऊपर वाली फलक के केंद्र में यह अवयवीकरण है, ठीक है ना, ऊपर वाली फलक के केंद्र में यह अवयवीकरण है। अब देखो बच्चों ये जो आपको फलक दिख रही है ना, ये वाली फलक, इसके केंद्र में यह अवयवीकरण होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलो थोड़ा सा यहां पर हम मान लेते हैं होगा। अब बच्चों देखो ये जो आपको फलक दिख रही है, इसके केंद्र में ये अवयवीकरण होगा, होगा ना। तो आप इनको ऐसे मिला सकते हो। तो ये अवयवीकरण समझ गए ना, कि ऊपर वाली फलक के केंद्र में ये अवयवीकरण, ये जो फलक आपको दिखाई दे रही है इसके केंद्र में ये अवयवीकरण, और ये जो साइड वाली फलक है ना ये अवयवीकरण, और जो ये फलक है ना वो पीछे वाली है, तो पीछे वाली के सेंटर में ये है। अब देखो ये जो आपको फलक दिखाई दे रही है, देखो साइड वाली, इसके केंद्र में मान लो ये अवयवीकरण है, और आपको ये आगे वाली फलक दिखाई दे रही है ना, ये वाली आगे वाली, इसके केंद्र में मान लो ये अवयवीकरण है, और आपको ये नीचे वाली फलक दिखाई दे रही है ना, इसके केंद्र में मान लो ये अवयवीकरण है। तो ये 3 इधर हो गए, तो देखो इनको आपस में मिला सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गई फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अब बच्चों ईसीसी का मतलब है अंतीय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इसमें अवयवीकरण कोनों पर तो होते ही होते हैं, 2 विपरीत फलकों के केंद्र में होते हैं। विपरीत का मतलब आमने सामने वाली, ठीक है ना। तो देखो बनाते हैं, ठीक है। अवयवीकरण कोनों पर तो होंगे ही होंगे, ये लो कोनों पर हमने अवयवीकरण दिखा दिए हैं। अच्छा इसमें देखो बच्चों टोटल अवयवीकरण हमने नहीं निकाले, तो कुल अवयवीकरण ये देख लो पहले, कुल अवयवीकरण, तो कुल अवयवीकरण कितने होते हैं वो देखो। आपको पता है कि कोनों पर एक अवयवीकरण होता है। अब देखो फलक पर कितना अवयवीकरण आएंगे।
अब मान लो कि ये ऊपर वाली फलक है, इस पर एक अवयवी कण पड़ा हुआ है, तो ऐसा का ऐसा डिब्बा मैं यहां पर इसके ऊपर रख दूं तो वो आधा अवयवी कण इस ऊपर वाले डिब्बे में भी आएगा ना। या मान लो यहां पर अवयवी कण है, इस फलक के बीचों बीच अवयवी कण है, ऐसा का ऐसा डिब्बा मैं यहां पर लगा दूं तो वो अवयवी कण इस डिब्बे में भी तो आएगा। यानी कि फलक पर जो अवयवी कण होता है ना, उसका आधा भाग ही एकक कोष्ठिका में आता है, पूरा नहीं आता। कितना आता है? आधा। तो अब देखो फलक पर जो अवयवी कण है उसका आएगा आधा भाग, और टोटल फलक कितनी है? 6 है। तो आपके पास अवयवी कण बने 1 + 3, यानी कि एफसीसी में टोटल 4 अवयवी कण होते हैं। अब हम बात करते हैं इस सीसी की, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका की। तो बच्चों ध्यान से समझना कि इस सीसी में अवयवी कण कोनों पर तो होते ही होते हैं, और दो विपरीत, चाहे आप ऊपर वाली और नीचे वाली मान लो, यानी कि ये और ये नीचे वाली मान लो, या फिर ये वाली और ये वाली, यानी कि आमने सामने वाली आपको माननी है, या फिर आप आगे वाली और पीछे वाली मान लो। तो ऊपर वाली और नीचे वाली मान लेते हैं। बस दो फलकों पर आपको अवयवी कण रखना है, और कहां पर? आमने सामने वाली पर। तो ये तो देखो मैंने ऊपर वाली फलक के केंद्र में अवयवी कण रख दिया, और यहां पर एक नीचे वाली फलक के केंद्र में आप अवयवी कण रख दो और इनको मिला दो ऐसे। ठीक है, तो ये तो ऊपर वाली फलक में हो गया, और ये सॉरी नीचे वाली फलक में हो गया, और ये हो गया ऊपर वाली फलक में। ठीक है बच्चों, तो इस सीसी का मतलब जिसमें अवयवी कण कोनों पर भी हो और दो फलकों पर आमने सामने वाली पर। तो टोटल अवयवी कण कितने बने? देखो कोनों पर एक अवयवी कण होता है, और आपको पता है ना कि फलक के केंद्र पर जो अवयवी कण होता है ना, उसका आधा भाग ही एकक कोष्ठिका में आता है। तो 1/2। अब अवयवी कण कितने टोटल? 2 है ना फलक पर, यानी कि 1 + 1 बराबर कितने अवयवी कण हुए? 2। तो बीसीसी के पास भी 2 होते हैं, और इस सीसी के पास भी 2 अवयवी कण होते हैं। अब बच्चों इन एकक कोष्ठिकाओं से हमारे पास कितने प्रकार के क्रिस्टल बनते हैं? क्योंकि अब क्रिस्टल में आपको पता चल गया कि ये एकक कोष्ठिकाएं एक दूसरे से जुड़ेंगी, तो इन एकक कोष्ठिकाओं को जुड़ने के कारण कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो फटाफट इनको आप बना लीजिए। तो बच्चों अब इन एकक कोष्ठिकाओं के आपस में जुड़ने से बनने वाले क्रिस्टल तंत्र के प्रकार पढ़ते हैं। तो बच्चों इनसे टोटल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र बनते हैं, और इन क्रिस्टल तंत्र में हम इनकी अक्षीय दूरियां यानी कि ABC और अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा ये पढ़ेंगे। तो बच्चों ये कभी भी रटे नहीं जा सकते हैं, इसके लिए आपको ट्रिक बताऊंगा, तो उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है। तो जो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र बनते हैं ना, उनमें आपको बस एक नाम याद रखना है, और वो नाम है घच, वित्री, क्षयत्री। तो बस ये नाम आपको याद रखना है, घच, वित्री और क्षयत्री। अब देखो इनकी टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे आपके क्रिस्टल तंत्र, ठीक है ना। उसके बाद अक्षीय दूरियां, उसके बाद आ जाएंगे अक्षीय कोण जो अल्फा बीटा गामा होते हैं, अक्षीय कोण, ठीक है बच्चों। और उसके बाद आ जाएंगे एग्जाम्पल्स, और उसके बाद विविधताएं, ठीक है ना, कि कितने प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं होंगी, विविधताएं, ठीक है। तो वो नाम लिखो ऐसा का ऐसा। तो देखो फर्स्ट घ, सेकंड च, थर्ड देखो वी है ना, वी, फोर्थ त्रि, फिफ्थ क्या है? श, सिक्स्थ क्या है? ए, और 7 क्या है? त्रि। तो ये आपको नाम याद रखना है, घच, वित्री, श, एत्री। अब घ का मतलब हो गया बच्चों घनीय, च का मतलब हो गया चतुष्क कोणीय, या फिर इसका दूसरा नाम होता है द्विसमलंबाक्ष, ठीक है बच्चों, ये इसका दूसरा नाम होता है। वी का मतलब विषम लंबाक्ष, ठीक है। त्रि का मतलब होता है त्रिकोणीय,
या फिर इसका दूसरा नाम होता है त्रिसमन्ताक्ष। ठीक है बच्चों, स का मतलब होता है षटकोणीय, ए का मतलब होता है एकंताक्ष और त्रि का मतलब होता है त्रिनताक्ष। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब देखो अक्षीय दूरियां की ट्रिक कि पहले तो आपको तीनों भुजाएं बराबर करनी है, यानी कि तीनों को बराबर कर दो, उसके बाद एक को बराबर मत करो, यानी कि ए और बी तो बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है। उसके बाद दोनों को बराबर मत करो, यानी कि इनमें से ना कोई भी बराबर नहीं है। तो ये ट्रिक होगी ना कि पहले तीनों बराबर, उसके बाद सी बराबर नहीं है, उसके बाद ये कोई भी बराबर नहीं है। ट्रिक हो गई, ठीक है, कि तीनों बराबर, ये बराबर नहीं और ये दोनों बराबर नहीं। अब ऐसा का ऐसा दोबारा लिख दो कि ए बराबर बी बराबर सी, है ना, ए बराबर बी और ये सी इक्वल नहीं है, ऐसे नीचे वाले में। तो बन गई ना ट्रिक। अब देखो त्रिनताक्ष होता है ना, वो सबसे असममित होता है, इसमें कुछ भी बराबर नहीं होता, तो इसको तो ऐसे ही लिख दो आप। त्रिनताक्ष के बारे में आपको याद रह जाएगा। तो बच्चों अक्षीय दूरियां आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो बुक में यहां पर क्रम दूसरा मिलेगा, तो आपको यह क्रम पढ़ना है, ठीक है, ताकि ये ट्रिक बन जाए। उसके बाद बच्चों अक्षीय कोण, तो अक्षीय कोण में तो आप पहले तो तीन याद रखो ऐसे कैसे कि एल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर है और 90 डिग्री के हैं। एल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर है 90 डिग्री के। एल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है 90 डिग्री के। तो तीन याद हो गए ना। अब चौथा याद करो ऐसे कि एल्फा बीटा गामा आपस में तो बराबर है लेकिन वो 90 डिग्री के नहीं है। तो चौथा याद हो गया कि भी तीन तो बराबर है 90 के, चौथा आपस में तो बराबर है लेकिन 90 के नहीं है। अब पांचवें में यह ध्यान रखना बच्चों कि एल्फा और बीटा ही 90 डिग्री के होते हैं। पांचवें के लिए आप ऐसे याद रख लो कि एल्फा और बीटा ही 90 डिग्री के होते हैं, गामा 120 डिग्री का होता है। याद हो गया पांचवा भी। अब छठे में आप ये याद रखो कि एल्फा और गामा तो है ना 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, एल्फा और गामा तो 90 डिग्री के होते हैं लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होता है। आ गई बात समझ में, ऐसे याद रख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट त्रिनताक्ष में कुछ भी इक्वल नहीं होता ना, तो एल्फा बीटा और गामा ना ही तो आपस में इक्वल होते हैं और ना ही कोई 90 डिग्री का होता है। तो बच्चों इस टाइप से आप इनके अक्षीय कोणों को याद रख सकते हो। तो बच्चों सबसे ज्यादा सममित कोण हुआ, सब कुछ बराबर किसमें है, ऊपर वाले में। तो घनीय जो तंत्र होता है ना वो सबसे ज्यादा सममित होता है और सबसे ज्यादा असममित तो वो त्रिनताक्ष होता है जिसमें कुछ भी बराबर नहीं होता। आ गई बात समझ में। अब बच्चों इनके एग्जाम्पल्स करते हैं। तो देखो घनीय के एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना, जिंक सल्फाइड है, कॉपर है, तो ये घनीय के एग्जाम्पल है। चतुष्कोणीय के देखो टिन ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, ठीक है ना, और कैल्शियम सल्फेट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद विषम लंबाक्ष, तो जो सल्फर होता है ना उसके दो अपर रूप होते हैं, हम ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो, ठीक है ना। एक तो विषम लंबाक्ष गंधक, है ना, सल्फर को ही गंधक बोलते हैं। एक तो विषम लंबाक्ष गंधक और एक एकंताक्ष गंधक। तो एक तो आप इसमें लिख सकते हो कि विषम लंबाक्ष गंधक, ठीक है, एक होता है पोटेशियम नाइट्रेट, एक होता है बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गए। अब बच्चों देखो त्रिकोणीय में, तो त्रिकोणीय में एक तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक होता है HgS कैल्शियम कार्बोनेट और एक मर्क्यूरिक सल्फाइड, तो ये त्रिकोणीय में होता है। षटकोणीय में बच्चों ग्रेफाइट होता है जो कार्बन का अपर रूप है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड होता है, कैडमियम सल्फाइड होता है। तो ये हो गए षटकोणीय की, सिंपल। एकंताक्ष में तो बच्चों एक तो मैंने बताया था ना कि एकंताक्ष सल्फर होगा, तो एकंताक्ष गंधक, और इसमें एक ग्लूबर लवण होता है, तो सोडियम सल्फेट को हम ग्लूबर लवण बोलते हैं
और इसके साथ 10H2O के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, ठीक है ना। इसको हम ग्लूबर लवण बोलते हैं। सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब वाटर और डेका का मतलब 10, ठीक है। अब बच्चों देखो त्रिंताक्ष में, तो त्रिंताक्ष में एक तो आपका होता है बोरिक एसिड H3BO3, क्या होता है बोरिक एसिड। एक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और एक होता है नीला थोथा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो कॉपर सल्फेट होता है ना जिसे हम नीला थोथा बोलते हैं, वो भी त्रिंताक्ष का एग्जाम्पल है। आगे बात समझे बच्चों। अब देखो इनमें विविधताएं कितनी हैं कि जो घनीय तंत्र है उसमें विविधताओं का मतलब कौन कौन सी संरचनाएं बनेगी। आद्य एक कोष्ठिका वाली संरचना बनेगी, या फिर अंतः केंद्रित संरचना बनेगी, या फिर फलक केंद्रित संरचना बनेगी, ठीक है ना, या फिर अंतीय केंद्रित संरचना बनेगी। तो बच्चों फर्स्ट में 3 संरचनाएं बनती हैं। 3 का मतलब एक आपकी आद्य बनेगी, एक बनेगी बीसीसी और एक बनेगी एफसीसी। सेकंड में बच्चों 2 संरचनाएं बनती हैं, एक तो आद्य बनेगी, है ना, आद्य तो जरूर बनेगी सब में, ठीक है, आद्य बनेगी और एक बनेगी बीसीसी। अब देखो बच्चों विषम लंबाक्ष में 4 संरचनाएं बनती हैं, एक तो आद्य बनती है, ठीक है, एक बीसीसी बनती है, एक एफसीसी बनती है और एक ईसीसी बनती है। ये 4 बनती है विषम लंबाक्ष में, ठीक है बच्चों। अब देखो त्रिकोणीय में एक बनती है, ठीक है, तो वो बनती है केवल आद्य, और षटकोणीय में भी एक बनती है और वो भी बनती है आद्य। एकंताक्ष में 2 बनती है, एकंताक्ष में 2 बनती है, एक तो बनती है आद्य और एक बनती है ईसीसी। ध्यान रखना इसमें बीसीसी या फिर एफसीसी नहीं है, और त्रिंताक्ष में एक ही बनती है और वो क्या है आद्य, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये टोटल 14 टाइप की विविधताएं बनती है, यानी कि 7 क्रिस्टल तंत्रों से 14 प्रकार के जालक बनते हैं। आप काउंट कर सकते हो, देखो 3, 2, 5, 4, 9, 10, 11, 13 और 14, तो टोटल 14 हो गए ना। तो इन 14 जालक को हम ब्रेवे जालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेवे जालक। तो इन सबको मिलाकर के हम बोलते हैं ब्रेवे जालक। तो इसके लिए आप एक्स्ट्रा लिख लेना ब्रेवे जालक। अगर आपके लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल सके।